जी प्रताप भानु जी, आपके पुराने मित्र, आपके उत्तराधिकारी, भाई आप भी विदिशा से सांसद रहे, उसके बाद में शिवराज जी भी रहे, उनकी बात आपने सुनी। क्या करेंगे? 3 तारीख को टीवी बंद करके घर के अंदर रहेंगे या कुछ और करने का सोच रहे हैं? 3 तारीख को प्रशासन के सामने, निर्वाचन अधिकारी के सामने बैठकर गिनती करवाएंगे, मतगणना होगी और वही सही रिजल्ट होगा और वो जनादेश जो आएगा उसे स्वीकार करेंगे। उसमें कांग्रेस को बहुमत मिलेगा, हमें ये पूरा विश्वास है। वोट फॉर चेंज है मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में सरकार इनकी, भाजपा की केंद्र में सरकार इनकी दबाव में एक तरह से ये जो एग्जिट पोल है ये प्रभावित किए जाते हैं। ये आप भी जानते हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। तो मतलब ये आप छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी जो कांग्रेस को बढ़त दिख रही है वो सत्ता के दबाव का नतीजा है प्रताप भानु जी। हम खामखा में उसे सीरियसली ले लिए थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वापसी ले रही है। तो डबल इंजन की सरकार तो यहाँ चल रही थी ना मध्य प्रदेश में, वहां तो डबल इंजन की सरकार नहीं चल पाई। बघेल जी ने जो इंजन की ताकत थी उसको नहीं लगने दी वहां पर। यहाँ डबल इंजन की ताकत और पैसा, प्रशासन, पुलिस, सबका जो दुरुपयोग हुआ है उसका असर तो हुआ। पर हम तो गिनती देख रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा था और हमारे कार्यकर्ता ने बिल्कुल देखा, ये नोटिस किया है वोट फॉर चेंज। जैसे ये कहते हैं लाडली बहना में ये हुआ वो हुआ, हम कहते हैं इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ जनादेश मिलेगा। और ये बिल्कुल नेक टू नेक तो लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अंदाज बिल्कुल किसी 115 120 सीट के आसपास, 120 125 के आसपास, इसी के आसपास सब चला है। और कई चैनल ने बताए हैं 120 125 तक कांग्रेस की, और कई ने एकदम से 150 बता दिया बीजेपी को। ये कैसे, इतना वेरिएशन कैसे हो सकता है? आप स्वयं सोचिए, इतना वेरिएशन जब सब साइंटिफिक मेथड एक सा है और सब अपने मतदाताओं से पूछते हैं, तो उसमें फिर ऐसा गलत इतना वेरिएशन कैसे आएगा? इतना वेरिएशन क्यों आ रहा है? प्रताप भानु जी का बहुत मासूम सवाल है गिरजा जी आपसे। भाई हमारे बीच में सबसे अनुभवी आप ही हैं, तो ये सवाल मैं मान लेता हूँ आपसे किया जा रहा है प्रताप भानु जी के साथ। उनकी जिज्ञासा का समाधान कीजिए ना। पहली बात तो ये है कि प्रताप भानु जी को अपने विरोधाभास से उबरना चाहिए। यदि मान लीजिए कि एक ही एजेंसी ने, यदि अलग अलग एजेंसी की बात नहीं करता मैं, एक ही एजेंसी यदि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनवा रही है और वही एजेंसी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बना रही है, तो फिर उसको आप पैकेज में कैसे लेते हैं? यदि सत्ता का दुरुपयोग मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने किया और उससे उनको बढ़त मिल रही है, तो वही आरोप तो कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में है, उस पर भी वही आरोप लगेगा। तो मुझे लगता है कि इन आरोपों से और बिना सबूत किसी आरोपों से मुक्त होकर बात करना ज्यादा बेहतर होगा। एक बात बहुत सही है कि आप अलग अलग एजेंसी जब सर्वे करती हैं तो उनकी पद्धति, उनके अपने रिसोर्सेज, उनके अपने नेटवर्क, इन सब में अंतर होता है और उस अंतर के कारण अलग अलग एजेंसियों का जो आकलन है वो अलग अलग होता है। लेकिन यदि किसी एजेंसी की ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना होता है, यदि आप किसी एजेंसी की बात करते हैं तो जो एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, क्योंकि अब ये बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, बहुत काम आ रहा है, तो नई नई एजेंसी सामने आ रही हैं, नए नए काम करने वाले आगे आ रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि किस एजेंसी की कितनी विश्वसनीयता हो सकती है या किनके आंकड़ों पर कितना यकीन किया जाए। तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप उस एजेंसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें। और जो पैकेज की बात करते हैं, ये बहुत मुझे लगता है लूज टॉक है। यदि किस आधार पर ये बात कर सकते हैं? किसी पर इस तरह दोषारोपण करना, चाहे किसी न्यूज एजेंसी पर हो, चाहे वो अखबार पर हो या किसी सर्वे एजेंसी पर हो, मुझे लगता है कि ये बहुत उचित नहीं है। पर गिरिजा जी, आप एग्जिट पोल के संदर्भ में बात करें तो ठीक है, पर आप तो इसी देश को, इसी मीडिया को, इसी तंत्र को जानते हैं। ओपिनियन पोल के संदर्भ में आपका ये मानना है कि ओपिनियन पोल में कोई पैकेज वैकेज नहीं चलता है, या ओपिनियन पोल में तो हो सकता है पर एग्जिट पोल में करके कोई फायदा नहीं होता, इसलिए एग्जिट पोल में करने की जरूरत है, क्योंकि 3 दिन बाद तो रिजल्ट आना ही है एक्चुअल, तो एग्जिट पोल क्या बदल देगा? पर ओपिनियन पोल तो ओपिनियन बदलने में बड़ा कारगर होता है ना। क्या कहते हैं, विषयांतर हो जाएगा, पर जब आपने बात छेड़ी दी प्रताप भानु जी ने और आपने, तो थोड़ा अंत तक ले जाते हैं, लोग थोड़े लाभान्वित होंगे हमारे दर्शक। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि चाहे वो मीडिया हाउस हो, चाहे कोई दूसरी एजेंसी हो, या सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं और काम करने वाले लोग हों, हर एक की अपनी अपनी एक सोच होती है,
यदि कोई व्यक्ति एक खास सोच के साथ काम कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो कहीं बिक गया है या पैकेज में चला गया है या उसको इन्फ्लुएंस कर लिया गया है। इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, हर लीडर करता है, उसको मैं इन्फ्लुएंस करना नहीं बोलता। अपनी अपनी बात अपने मीडिया संस्थानों के सामने रखना, अपनी बात को पहुंचाना, ये इसको मैं इन्फ्लुएंस करना नहीं बोलता मैं। लेकिन यदि इस तरह इन्फ्लुएंस होकर ये तमाम चीजें होती तो इनकी विश्वसनीयता भी नहीं होती। आज भी जो है जिन मीडिया हाउसेस पर कांग्रेस से दूसरी पार्टियां आरोप लगाती हैं, आखिर जाना उनको उन्हीं के पास पड़ता है जी। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन चीजों से बचते हुए जो रियलिटीज हैं उन पे हम बात करें, ज्यादा अच्छा होगा। मैं प्रताप भानु जी अब थोड़ा आगे आपसे बात करता हूं। भाई आपकी पार्टी में अब कार्यकर्ताओं की से पूछकर और नेताओं की सिफारिश से टिकट नहीं मिलते। ये जो सर्वे एजेंसियां हैं ना, जो एग्जिट पोल कर रही हैं, इनके ही दिए गए सर्वे से तय होता है प्रताप भानु जी को टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब उन एजेंसियों ने सर्वे करके ये बताया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुकाबले भाजपा बढ़त पर है। पोल ऑफ द पोल्स भी भाजपा की स्पष्ट तौर पे सरकार दिखा रहा है। मन भले ही आपका दुख रहा हो, मन अनुरूप रुझान ना आ रहे हो, पर फिर भी रुझान तो आ ही रहे। कहाँ चूक गए आप एग्जिट पोल के लिहाज से? कहीं विचार करेंगे या 3 तारीख का इंतजार ही करेंगे? जो भी करेंगे अब 3 के बाद ही करेंगे हम तो। कोई होगा जो आपने कह दिया जी। बाकी तो ये सब पूरा है जी। और तो टिकट समय पर सभी राजनीतिक दल सर करवाते हैं, वो ये एजेंसियां नहीं होती हैं, ये टीवी चैनल वाले नहीं होते हैं, वो एक अलग एजेंसी होती हैं जिनको हायर करके उनके फीडबैक लेते हैं और एक सपोर्टिव व्यू मिलता है उसमें। बाकी तो संगठन अपने तरीके से काम करता है, कार्यकर्ताओं से सुझाव आते हैं, जिला कांग्रेस से सुझाव आते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं का अपना ऑब्जर्वेशन होता है, इन सब पे बैठ के निर्णय करते हैं। अकेले सर्वे के आधार पर नहीं होता है, बात मैं बता दूं आपको। और ये टीवी की एजेंसी है या टीवी वाले जो एग्जिट पोल करते हैं या पूर्वानुमान देते हैं या ओपिनियन पोल देते हैं, इनसे अलग होती है वो एजेंसियां। जहां तक मुझे जानकारी है, 1-2 एजेंसियों का मुझे है जानकारी, वो इस सर्वे में नहीं उलझते। पर सही बहस तो हिमांशु जी सही गिनती होने के बाद, सही रिजल्ट आने के बाद भी हो सकती है, क्योंकि ये कांटे की टक्कर है। जब भास्कर कह रहा है पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिल रहा है और वो कांटे की टक्कर दिखा रहा है, उस पर भरोसा नहीं कर रहे, और जिसमें कांग्रेस को हारना बता रहे हैं, आप उस पर हमसे बहस कराना चाहते हो। मैं कुछ नहीं चाहता हूँ भाई, मैं तो केवल आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। किसने कहा कि बहस कराना चाहता हूँ? आप खामखा में नाराज हो रहे हैं भाई। मैं तो इतनी देर से आपके संदर्भ में पैरवी कर रहा हूँ, आपके दुख के साथ में अपने सुख को तलाश रहा हूँ, तो इसलिए आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं भाई? जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें बात कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत क्यों हो जा रहे हैं प्रताप भानु जी? भाई भास्कर का आंकड़ा भी तो मैं ही लेकर आया जी। प्रताप भानु जी, हमें बहुमत मिलेगा 3 तारीख की गिनती के बाद, आपसे चर्चा करेंगे, आपके चैनल पे आएंगे। अच्छा एक बार बताओ, आपको बहुमत मिलना क्यों चाहिए प्रताप भानु जी? आप खुद अपने प्रत्याशियों का तमाशा बनवा दिए, अपने बड़े बड़े नेताओं के कपड़े फड़वाने पर उतारू हो गए, आप अपने प्रत्याशी घोषित करके बदलने के संदर्भ में दुनिया भर का नाटक कर दिए, इतने लोगों का मुर्दाबाद मुर्दाबाद करा दिए। इसके बावजूद भी आप हमसे कह रहे हो कि देखो बहुमत तो हमें मिलने जा रहा है। थोड़ा बताओ ना, आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश तो की कि भूले तो हमारा बहुमत ना आए, और फिर जाके आप यहाँ पे नाराज हो रहे हो, हम पर भी हो रहे हो, गिरजा जी पर भी हो रहे हो, सर्वे एजेंसी पर भी हो रहे हो, अपने नेताओं पे क्यों नहीं हो रहे? नहीं, आप और गिरजा जी दोनों ही बड़े सम्मानीय हैं, नाराज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप बड़े विद्वान लोग हैं और निष्पक्षता से अपनी बात रखते हैं, और हम लोगों को भी पूर्वानुमान में, एग्जिट पोल में फंसाने का पूरा प्रयास करते हैं, कोई कसर नहीं छोड़ते आप लोग, हमें मालूम है ये बात। परंतु एक बात सच है कि हर राजनीतिक दल को इस तरह के विरोधाभास का सामना करना पड़ता है टिकट के समय, और हमसे ज्यादा बीजेपी में हुआ, पर वो सतह पे नहीं आया, हमारा जरा कुछ दिखने लगा ज्यादा और हमने चेंज कर दिए कुछ 6-7 टिकट, तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। परंतु ऐसा सब होता रहता है। 7 में से 5 जगह पे बागी बन के खड़े हो गए जिनको आपने टिकट दिए थे प्रताप भानु जी, तब भी आप मानते हो बड़ी बात नहीं है? 6-7 4-5 लोग हैं, 8-10 लोग भाजपा के भी है, मतलब भाजपा के भी बागी हैं। भाई आप एक नाम बताइए प्रताप भानु जी, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी तय हुआ हो, उसकी टिकट काट दी हो
और वह मैदान में बागी बन के उतर गया हो। हमारे पास तो फेरिस्त है, गोटे गांव में तो उतर गया, बड़नगर में तो उतर गया, सुमावली में तो उतर गया। जरा भाजपा में एक आध नाम तो बताओ ना, हम बड़े बेचैन हो रहे हैं भाई। ऐसा ज्ञानवान बात हमारे से छूट के कि इतनी बारीकी से हम चुनाव पे निगाह रखे हुए थे, एक भी आदमी ऐसा मिला नहीं जो भाजपा की सूची में था और बाद में बागी हो गया। कोई नाम बताइए ना। नहीं, हम एक तो बता ही देते, सीधी के शुक्ला जी हैं, वो केदारनाथ शुक्ला। वो तो भाई, तो केदारनाथ शुक्ला को भाजपा ने प्रत्याशी कब घोषित किया था? इस बार थे, भाजपा के सिटिंग विधायक थे वो। ऐसे ही कई और हैं, हम बता दें आपको, जिनके टिकट कटे हैं और जिनको बदला गया है। और देखो भाई, हमारे दर्शक समझ पाए हमने बात क्या कही कि भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बाकायदा 2023 के चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया और बाद में उसकी टिकट काट के नया प्रत्याशी घोषित कर दिया। उस पूर्व घोषित प्रत्याशी को यह फैसला नहीं भाया और उसने पार्टी को अंगूठा दिखाते हुए खुद मैदान में बने रहने का ऐलान कर दिया। कोई निर्दलीय उतर गया और कोई बसपा की टिकट लेकर मैदान में जमा रह गया। हमने प्रताप भानु जी से सवाल ये किया कि भाई, भाजपा में ऐसा कोई हुआ क्या जिसको उम्मीदवार घोषित कर दिया और फिर टिकट काट दिया हो और फिर भी वो मैदान में रह गया हो? तो ऐसा कोई नाम उन्होंने हमें नहीं बताया। प्रताप भानु जी फिर से अपने सवाल को दोहरा दिया मैंने। मैं चिंतामणि मालवीय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वह मैदान में प्रत्याशी के तौर पर भी मौजूद हैं और अपनी पार्टी की संभावनाओं को लेकर बात करने को भी मौजूद हैं। तो चिंतामणि जी, आप किस रुझान के साथ जाना चाहते हैं? कांटे की टक्कर के साथ जाना चाहते हैं कि एक तरफा लहर के साथ जाना चाहते हैं? खतरा एक ही है, आपको पहले से बता दूं। कांटे की टक्कर में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो आपके मंत्री बनने की बड़ी संभावना, अगर आप चुनाव जीत गए तो। और एक तरफा लहर में जाते हैं तो आपका मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तमाम लोग चुनाव जीत जाएंगे, किस किस को मंत्री बनाएंगे? तो आप किसके साथ रहना चाहेंगे भाई? धन्यवाद हिमांशु जी। अब मेरा सवाल नहीं है, वस्तुतः पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, पार्टी का जिस तरह सरकार चली और जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं को हमने जमीन तक पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया, उसका परिणाम और हमारे नेतृत्व, हमारी विचारधारा, इन सब का मिलाजुला परिणाम है कि हम बहुत अच्छी मात्रा में सीट लेकर के आएंगे और हो सकता है कि हम 140-150 तक पहुंचे और एक बहुत कंफर्टेबल सरकार, बहुत थम्पिंग मेजोरिटी की सरकार हम बनाएंगे मध्य प्रदेश में, उसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ये नेतृत्व का मतलब क्या है? नेतृत्व का मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह है या नेतृत्व का मतलब शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा है? जी देखिए, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है, इसलिए ये नेतृत्व वैसे तो बहुत हमारे लिए सर्वमान्य नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, और उनकी छतरी के नीचे, उन्हीं के छत्र छाया में भारतीय जनता पार्टी जो है वो फली फूली है, तो उनके नेतृत्व में फली फूली है। तो हमारे सर्वमान्य नेता तो माननीय प्रधानमंत्री हमारे साथ में गिरिजा जी का कहना है कि ये जो रिजल्ट एग्जिट पोल में रुझान दिख रहा है, ये शिवराज सिंह चौहान के चमत्कारिक नेतृत्व का नतीजा है। वो मोदी जी को इसके संदर्भ में श्रेय देने को तैयार नहीं है। चिंतामणि जी गिरिजा जी के साथ है या चिंतामणि जी अपनी पूर्व में कही बात के साथ है? नहीं, मैंने पहले ही कहा, मैं अपने शुरू में कई बात के साथ हूँ कि हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है। माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश में चेहरा थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सूर्य की तरह, उन्हीं के प्रकाश में हम सब जीतते हैं। उनके किए गए काम जो बहुत चमत्कारिक है, बहुत नहीं, वो क्या है ना भाई, मोदी जी तो 2014 में भी थे, पर 2018 में एमपी के मन में मोदी है या मोदी के मन में एमपी है, ऐसा कोई हमें दिखा नहीं। माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज ये दिखता था, पर इस बार जो है शिवराज जी तो रहे पर हमारे नेता शिवराज नहीं रहे। एमपी के मन में मोदी है और मोदी के मन में एमपी है, ये रहा। तो अब चिंतामणि जी वापस सवाल है, रुझान बता रहे हैं कुछ कि भाजपा की एक तरफा लहर आ रही है। एक्सेस इंडिया 140 से 162, आप 140-150 बोल रहे हो, सर्वे एजेंसी आपको 162 तक पहुंचा दी। इंडिया टीवी सीएनएक्स 140 से 159। तो अब आपसे जानना चाहता हूं ये कमाल कैसे हो रहा है? अगर एग्जिट पोल में हो रहा है, शिवराज जी के चमत्कारिक नेतृत्व के चलते हो रहा है या मोदी जी के मन में एमपी है या एमपी के मन में मोदी है, इसलिए जनता टूट पड़ी है भाजपा को वोट देने के लिए, जो 2018 में अपने घर में बैठ गई थी भाजपा को वोट देने के स्थान पे, या निकली तो कांग्रेस को देकर आ गई थी? जी चिंतामणि जी। देखिए, आपके सवाल में दोष है, ये आइदर आर का सवाल नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि कलेक्टिव लीडरशिप है। माननीय मोदी जी का भी चमत्कार है, शिवराज जी के भी अपने प्रयास है, उनकी मेहनत है, उन्होंने जो जनता। अब बोलो गिरिजा जी, आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद
और ऑल आउट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चिंतामणि मालवीय जी का कहना है मोदी जी की छत्र छाया में, बाकी सारा तो ठीक है, कलेक्टिव है। क्या कहते हैं, अब तो मानेंगे कि अगर ऐसा रुझान आया, अगर ऐसा रिजल्ट आया, अगर ऐसी ही लहर भाजपा के पक्ष में दिखाई दे गई, तो कुल मिलाकर नेतृत्व के तौर पर तो नाम एक ही है, नरेंद्र मोदी। मानेंगे गिरिजा जी या खारिज करते हैं? ना ना ना, नरेंद्र मोदी कहां है, जो भी है शिवराज जी। चिंतामणि जी की ये तो मतलब पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते सार्वजनिक रूप से उनको इसके अलावा वो कुछ कह भी नहीं। दिग्विजय सिंह जी की भी कुछ कह रहे हैं, उनका भी सुन लेते हैं एक बार। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि लाडली बहनों ने कांटे निकाल दिए, जो कांटे की टक्कर थी। तो कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह जी का बयान ऐसा लग रहा है कि अभी चुनाव चल रहा है, उन्होंने रुझान पर टिप्पणी नहीं की, उन्होंने ऐसा सोचा कि कल वोटिंग होने वाली है, इसके लिए बयान देना है। बहरहाल गिरिजा जी आप कुछ कह रहे थे, माफी चाहूंगा, बीच में रोकना पड़ा। न सॉरी, देखिए क्या है कि जो एक्सिस का जो रुझान है या जो वो एग्जिट पोल का जो उनके आंकड़े हैं, उससे कांग्रेस हतप्रभ है ये मत मानिए। कांग्रेस के साथ में बीजेपी की लीडरशिप और बीजेपी के नेता भी हतप्रभ हैं जी। उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की होगी कि उनकी सीटें इतनी आएंगी। बहुत सारे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं से जिनसे बात होती थी, वो सब ये सबको एक आशंका थी, सरकार हमारी बनेगी कि नहीं बनेगी, बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जिससे आप बात करेंगे वो कांटे की टक्कर, और कोई भी ये बताने को तैयार नहीं था बहुत स्पष्ट रूप से कि सरकार बीजेपी की बन रही है या कांग्रेस की बन रही है। मैं इतने बड़े बहुमत की बात नहीं कर रहा हूं। यदि 120 के आसपास की बहुमत के साथ भी सरकार बनने की बात हो, तो कोई भी व्यक्ति बहुत विश्वास के साथ में, दावे के साथ में ये कहने को तैयार नहीं था, वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स भी, कि हमारी सरकार इतनी सीटों से बन रही है। आंतरिक बातचीत में ये जो अनुमान है एग्जिट पोल के, वो दोनों ही पार्टियों के नेताओं को चौंकाने वाले हैं। दूसरी बात जी, यदि आप नरेंद्र मोदी या अमित शाह या लीडरशिप है उसको ये श्रेय आप देते हैं, मैं उसको एक आंशिक श्रेय दूंगा, लेकिन वो श्रेय मैं तब देता हूं उनको यदि जैसा परिणाम जो अनुमान यहां दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश के लिए, यदि वैसा ही अनुमान छत्तीसगढ़ का भी होता, वैसा ही अनुमान राजस्थान का भी होता। क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उस तरह के अनुमान बीजेपी के पक्ष में नहीं है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनाते हुए दिख रही है, लेकिन ये बहुमत नहीं दिख रहा है वहां पर। तो जाहिर है, मैं गिरिजा जी आपको रोकना चाहूंगा, आप मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को समान रुझान के साथ क्यों देखना चाहते हैं? भाई मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार के बाद में 20, 25, 30 सीटें बढ़ रही है, 127 में तो खड़ी है भाजपा, लेकिन छत्तीसगढ़ में 13 सीटों पर है भारतीय जनता पार्टी, और अगर आज 40, 42, 45, 47 पे जा रही है, तो ये तो मध्य प्रदेश के मुकाबले ज्यादा बड़ा सफलता है। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो 72 सीटों पर थी भारतीय जनता पार्टी, और आज अगर 120 सीटों के आसपास दिखाई जा रही है, तो मध्य प्रदेश के मुकाबले ज्यादा सीटें जीत रही है। तो जहां विपक्ष से सत्ता में आ रही है भाजपा, वहां सत्ता में रहते हुए कुछ और सीटों के साथ में दिख रही है भाजपा, तो इसको आप बहुत बड़ी सफलता मानना चाहते हैं। और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा जो इतना सुधार कर रही है, इसको कब तक आंक रहे हैं? जाती नहीं है आपकी मोदी जी के साथ और अमित शाह जी के साथ? उत्तर नहीं आंक रहा हूं। आप ये देखिए कि जहां पर आप सरकार में नहीं है, वहां पर विपक्ष के रूप में आपका चुनाव लड़ना आपके लिए बहुत थोड़ा फायदेमंद होता है, क्योंकि आपके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी का कोई आरोप नहीं होता, आपके पास सरकार में रहकर परफॉर्म करने का कोई आरोप नहीं होता, और आपके पास वादे करने के लिए बहुत गुंजाइश होती है। जब लगातार 18 साल 20 साल से एक पार्टी सरकार में हो, एक ही चेहरा मुख्यमंत्री हो, तो उसके बाद यदि ये स्थिति बनती है, तो जाहिर है कि ये इसका बहुत बड़ा जो श्रेय है वो सरकार को, मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस को और उनकी योजनाओं को जाएगा। अच्छा, मैं प्रताप भानु जी अब आपके पास में एक दूसरे सवाल के लिए आता हूं। देखो, कांग्रेस में तो आपके पास ये सवाल करने के लिए कोई है नहीं, तो भाई कांग्रेस का बहुमत आएगा तो मुख्यमंत्री कौन होगा? आपका पहले से उत्तर है कमलनाथ जी हैं, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। पर भाजपा में जरा ये प्रश्न पैदा हो गया, भाजपा की अपनी रणनीति से,
कि इस बार सामूहिक नेतृत्व में चुनाव हुआ, चेहरा नहीं था, किसी को भी भाजपा ने कहा नहीं, केंद्रीय नेतृत्व ने, कि यही मुख्यमंत्री होगा। पर अगर भाजपा की जैसा एक्सेस के सर्वे में आ रहा है 140 से 162 सीटें, तो प्रताप भानु जी जैसा कुशल राजनीतिज्ञ, अनुभवी राजनीतिज्ञ क्या मानता है भाजपा में मुख्यमंत्री किसको होना चाहिए? इसके संदर्भ में कोई टिप्पणी देंगे प्रताप भानु जी? इसके संदर्भ में टिप्पणी देने के लिए बैठे हैं आपके साथ में चिंतामणि मालवीय, चिंतन करके जवाब दे देंगे वो। नहीं, चिंतामणि जी को तो बहुत दिक्कत होगी सर इसका जवाब देने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आपसे कहा कब तक मैं अपने लोगों को इतना दुखी करूं, आपको भी कितना दुखी करूंगा। तो इसलिए मैंने सवाल इसलिए किया कि भाई अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा गिरिजा जी की इतनी दलीलें सुनने के बाद भी आप किसी नतीजे पे क्यों नहीं पहुंच रहे प्रताप भानु जी? गिरिजा जी जैसा सुधी पत्रकार यहाँ पर है, उन्होंने इतनी दलीलें दी इस रुझान के संदर्भ में। तो मेरा एक सवाल है, दर्शकों के बीच में ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। प्रताप भानु जी चाहें तो इस सवाल को पास कर सकते हैं, प्रताप भानु जी चाहें तो इस सवाल का उत्तर दे सकते हैं, मर्जी आपकी है, दबाव नहीं है। सवाल यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 140 से 162 जैसा जादुई आंकड़ा 3 तारीख को प्राप्त करती है, तो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया व्यक्ति दिया जाना चाहिए या जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है उसको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहिए? ये सवाल है प्रताप भानु जी से। उत्तर देने की बाध्यता नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन पास करने की सुविधा देते हैं, मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं लेकिन फिर भी आपको पास करने की सुविधा देता हूं। जी प्रताप भानु जी। नहीं, मैं उत्तर दूंगा जी। आपका स्क्रीन स्वयं बता रहा है 113 से 137 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी जी, और 110 115 सीटों के आसपास बीजेपी को बता रहे। जब उनका बहुमती नहीं आ रहा है, आपका चैनल खुद कह रहा है, आपके स्क्रीन पे फिगर आ रहा है, तो आपका ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हमसे क्यों पूछ रहे हो? अरे भैया आप भी प्रताप भानु जी, मतलब क्या है, दर्शकों के साथ में संवाद कर रहे हैं फिर भी आप अड़े हुए हो। भाई सी वोटर का सर्वे ये दिखा रहा है। हम एक्सेस के सर्वे के आधार पर एक बात करें क्योंकि उस पर इतनी लंबी चर्चा चल रही है और धारा से विपरीत है सर्वे। 2 या 3 सर्वे ऐसे हैं जो भाजपा की एक तरफा लहर दिखा रहे हैं, बाकी 5 सर्वे ऐसे हैं जो कांटे का मुकाबला दिखा रहे हैं। हमने केवल एक सवाल ये किया कि अगर ये जो 3 भाजपा की लहर दिखा रहे हैं ऐसा ही परिणाम आया तो मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा चुना जाना चाहिए या पुराना चेहरा बने रहना चाहिए? ये हमने सवाल प्रताप भानु जी से किया। और ऐसा आप क्यों मान के बैठे हैं कि आप जो बोल दोगे उससे आपका कोई नुकसान हो जाएगा? सवाल है, इसका कोई उत्तर है क्या प्रताप भानु जी? नहीं देना चाहते तो मत दीजिए ना। हमने तो सोचा कि विदिशा के आप, विदिशा के शिवराज जी, शायद कोई सोच के साथ में आप बात कह दो। अगर आप नहीं चाहते हमारे क्षेत्र का व्यक्ति मुख्यमंत्री रहे तो कोई बात नहीं, कोई जिद थोड़ी है हमारी। नहीं, वो ठीक है, आपकी कोई जिद नहीं है, पर जब हम आईएनए चैनल पे बात कर रहे हैं तो आईएनए जो फिगर दे रहा है उसकी विश्वसनीयता पे नहीं जाएंगे। अरे भाई हम तो एक्सेस का भी दे रहे हैं, आप छोड़ो, ये सी वोटर का आंकड़ा है, आईएनएच का नहीं है। फिर जान लीजिए ये सर्वे सी वोटर एजेंसी का है, एबीपी सी वोटर का है, आईएनएच उसके साथ में समन्वय में है, पर ये आईएनएच का सर्वे नहीं है। और बोलिए और अधिकृत रूप से क्या कहूं, मैं तो 8 एजेंसियों के सर्वे लगातार दिखा रहा हूं प्रताप भानु जी। आप कितने ही कह लो, शिवराज जी के संदर्भ में हम मान लेते कि ये उत्तर को पास कर गए, पर उन्होंने चाहा था कि चिंतामणि जी से पूछिएगा ना, पूछ लेते। प्रताप भानु जी के बाद हम थोड़ी टाल सकते हैं, इतने अनुभवी नेता है। जी प्रताप भानु जी, किसको होना चाहिए मुख्यमंत्री बताइए? मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। 137 सीट आप दे रहे हो, भाजपा का तो सवाल ही नहीं उठता है। और हम आईएनएच के उसके असेसमेंट के हिसाब से जाएंगे, एग्जिट पोल के हिसाब से जाएंगे। आप हमें बाध्य नहीं कर सकते कि हम सी वोटर के हिसाब पे कोई कमेंट करें। हम अब गिनती के बाद 3 दिसंबर को आपसे चर्चा करेंगे। तो भाई चिंतामणि जी आप बताओ, प्रताप भानु जी ने कम से कम एक चैनल के संदर्भ में मान लिया कि वो पैकेज का हिस्सा नहीं है। धन्यवाद आपका प्रताप भानु जी। जी चिंतामणि जी। जी चिंतामणि जी। अरे देखिए, हमारे यहाँ बिल्कुल एक बनी बनाई व्यवस्था है, लोकतांत्रिक पार्टी है। जो विधायक दल चयन करेगा वो मुख्यमंत्री होगा निश्चित रूप से, और वही तरीका है, वही संवैधानिक व्यवस्था है। विधायक दल तय करे अपने नेता को। चलिए, तो क्या है, ये जो दोनों राजनेता है ना, ये सही समय पर सही बात बोलना चाहते हैं, गलत समय पर भी सही बात बोली जाए इसके संदर्भ में संकोच रखते हैं। पर गिरिजा शंकर जी के साथ में सहूलियत ये है कि वो हर मौके पर सही बात कह सकते हैं। तो गिरिजा जी, ये सवाल आपसे ना पूछो तो जाती हो जाएगी। तो अब आखिरी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सवाल आपसे ही है, अगर ये आंकड़ा है
140 से 162 भाजपा। तो मुख्यमंत्री गिरिजा जी